नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का। आज हम जो है आपकी जो साइंस सब्जेक्ट्स का पेपर जो है कक्षा 8 का, जो कि 2.5 घंटे का होगा, पूर्णांक 50 नंबरों का, इन सभी के जो है हम आंसर जानेंगे। क्या जानेंगे? इन सभी के आंसर जो हम जानेंगे, इनके उत्तरों को हम देखेंगे, क्योंकि आपकी बड़ी तादाद में, बड़ी मात्रा में कहा जा रहा है कि आप हमें इनके आंसर चाहिए। वैसे मैं आंसर नहीं बता रहा था, लेकिन यदि आपको इनके आंसर चाहिए तो मैं आज जो है इनके आंसर आपको दे रहा हूँ, ताकि आपको ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करना पड़े, आपको इनके आंसर जो है सीधे मिल जाए। परीक्षा में जाने से पहले जो है इन्हें आपको अवश्य जो है देख कर जाना है, ताकि आपको निश्चित तौर पे जो है फ़ायदा मिल सके। देखिए, प्रश्न जो है आपको 1 से 11 तक प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा। चलिए बढ़ते हैं उत्तरों की तरफ और उनकी उत्तरमाला जो है देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है? एक स्थान पर एक ही प्रकार के पौधों को बड़ी मात्रा में उगाए जाने वाले पौधों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? एक ही स्थान पर उगा रहे हैं और बड़ी मात्रा में उगा रहे हैं, तो यही जो है सेम टू सेम जो है किसकी परिभाषा हो जाएगी? फसल की परिभाषा हो जाएगी। किसकी? फसल की परिभाषा हो जाएगी। तो फसल किसे कहते हैं? प्रश्न ये से आए तो एक स्थान पर एक ही प्रकार से के पौधों की बड़ी मात्रा में उगाए जाने वाले पौधों को फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, यदि आप जो है परीक्षा में लिखते हैं तो आपको एक सारणी बनानी है, और उस सारणी के अंदर जो है इस साइड तो प्रश्न क्रमांक लिख देने हैं, इस साइड उत्तर क्रमांक लिख देने हैं, और बाद में आपको जो है लिखना है, ताकि ये तरीका जो बेस्ट रहेगा। और आपको जितने नंबर उसके अंदर मिलने होते हैं उतने नंबर जो है उसके अंदर आपको मिल जाएंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा। चलिए पढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना क्या कहलाता है? देखिए, टाइम मतलब ये हो गया कि टाइम टाइम पर फसल को जल देना क्या कहलाता है? टाइम टाइम पर, यानी टाइम टाइम पर, है ना। आज दे दिया, उसके 7 दिन बाद दे रहे हो तो क्या करेगा? सिंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंचाई। देखिए, निराई नहीं कहते हैं, निराई अलग होता है, कटाई फसल को काटना होता है, और फसल को एक स्थान पर रख कर उसको संरक्षित करना, उसका क्या कहलाता है? भंडारण कहलाता है। तो इसका जो है राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? सिंचाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंचाई। से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 है। क्या है प्रश्न 3? किसको पीट कर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? यानी किसे पीट कर, यानी जिसमें क्या है, पतली चादर में जो है जिसको परिवर्तित जो है किया जा सकता है। किसको किया जा सकता है? जिसमें तन्यता का गुण जो है मौजूद होता है। किसमें? जिंक, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन। क्या होएगा? फास्फोरस को नहीं हो सकता, सल्फर नहीं है, और ऑक्सीजन तो हो ही नहीं सकता, तो क्या हो सकता है? जिंक इसके अंदर हो सकता है ना। फास्फोरस पाउडर, सल्फर पाउडर, ऑक्सीजन गैस, तो बचा क्या? जिंक बच गया। तो जिंक इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, रेड डाटा बुक, जिसको एक नाम और देते हैं, क्या कहते हैं? लाल आंकड़ों की किताब। लाल आंकड़ों की किताब, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है, मेरे से बड़ा बड़ा लिखा जा रहा है। तो लाल आंकड़ों की किताब कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल आंकड़ों की किताब। रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड रहता है? देखिए, रेड डाटा बुक जो होती है ना, उसमें जो प्राणी, जो पशु पक्षी या प्राणी जो है खत्म हो रहे हैं, या जो खत्म होने वाले, यानी जो संकटापन है, क्या है? संकटापन है, उनमें उनकी जो रिकॉर्ड रहता है। प्रवासी पक्षी नहीं रहता है, प्राणी जात का भी नहीं रहता है, वनस्पति जगत का भी नहीं रहता है। वनस्पति जगत को आपको पता ही होगा, वैसे मैंने आपको बताया था उसी दिन, जिस दिन प्रश्न बताए थे। वनस्पति जगत, वैसे आपके कोर्स में है नहीं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा। व्हीटेकर ने इसकी पंच जगत प्रणाली दी थी। किसने दी थी? वही टेकर ने। चलिए, ये आपका काम का है नहीं, लेकिन फिर भी इन्फॉर्मेशन तो आपको देना अच्छा रहता है ना। अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न है। देखिए, अब मैंने आपको इसका आंसर बता दिया ना, संकटापन स्पीसीज, ठीक है। और आपको एक बात बताइए कि आप जो है सारणी बना के ये दीजिएगा, ताकि कॉपी चेक करते हैं ना, हम भी कॉपी चेक करते हैं तो सहूलियत होती है। टीचर को जितनी कॉपी चेक करने में सहूलियत होगी, उतना ही नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। कहीं ऐसा नहीं है कि सारी खाली छोड़िए और क्या टीचर को तो एकदम ही सहूलियत है, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है। टेडपोल जो है एक प्रकार का लार्वा होता है, यानी जो बच्चा जो होता है उसका छोटा रूप जो है वो टेडपोल होता है। वो क्या है? वयस्क में, है ना, यहाँ से वयस्क में जो है जा रहा है, यानी उस काया का क्या कर रहा है? अंतरण कर रहा है ना, मतलब काया को बदल रहा है। पहले वो टेडपोल था जिसकी तो पुच्छ भी उपस्थित थी, जिसकी क्या होती है, जैसे जैसे ये है तो इसकी क्या है? पूंछ भी होती है। वो पूंछ जो धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। टेडपोल का क्या कहलाता है? कायांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? कायांतरण कहलाता है। निषेचन क्या होता है? निषेचन का मतलब हो गया
ये फीमेल और मेल का आपस में युग्मन जो है निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। और रोपण क्या होता है? रोपण रोपण वो होता है ना, जैसे मान लीजिए ये कोई है, जैसे पादप है, वो फूल बताया था मैंने आपको कमल वाला, उसमें कलिका काट ली और उस कलिका को दूसरी जगह लगा दिया, तो ये क्या कहलाएगा? फिर यहाँ से पौधा बन जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? रोपण कहलाता है। क्या कहलाता है? रोपण कहलाता है। और मुकुलन का मैंने आपको बताया था, मुकुलन, हाइड्रा में मुकुलन है ना, इस प्रकार से मुकुलन। देखिए प्रश्न संख्या 6, मानवकरण के लिए सर्वथा का प्रयास है। सर्वथा का प्रयास, सर्वथा मतलब जो सुनने की शक्ति होती है, सुनने की जो शक्ति होती है वो होती है सर्वथा प्रयास। तो मानवकरण के लिए कितना है? देखिए आपको मैंने उसी दिन बताया था। देखिए अब मैं जिस थ्योरी के रूप में अगर आप याद करोगे तो बेस्ट याद होगा। मैंने क्या बताया था कि 20 से 20 किलो हर्ट्ज, 20 से 20 किलो हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज को किलो हजार, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की जो आवृत्ति जो है, ध्वनि जो है, जो सर्वथा का प्रास है वो होता है। तो इसका जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक इसका हो जाएगा। 50 से 50,000 हर्ट्ज नहीं होगा, 40 से 40,000 नहीं होगा, 10 से 10,000 भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 20 से, देखिए ये 10 से 10,000 क्यों नहीं होगा, है ना? आप कहोगे ये तो इनके साथ में है, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम 20 से नीचे की ध्वनि नहीं सुन सकते, और 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि भी हम नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आप जो है ध्यान रखिएगा, है ना? लेकिन कुछ पशु पक्षी होते हैं वो सुन सकते हैं, जैसे कि चमगादड़ हो गए, पशु पक्षी वो सारे सुन सकते हैं। तभी तो जो भूकंप आने का खतरा होता है उससे पहले पशु चहचहाने लग जाते हैं, घूमने लग, है ना? तो उनसे पता चल जाता है कोई भी किसी प्रकार की प्राकृतिक घटना होती है, तो वो मतलब बहुत मंद गति की आवाज़ और सुन सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से विद्युत का सुचालक पदार्थ। विद्युत का सुचालक, देखिए सुचालक, दो प्रकार के चालक होते हैं। चालक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक तो होता है सुचालक और एक होता है कुचालक। सुचालक जो अच्छा चालन करता है, कुचालक जो अच्छा चालन नहीं करता, और एक होता है अचालक। अचालक मतलब जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, अभी अचालक कोई कुचालक कहने लगे, लेकिन वो कहने लग गए हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। विद्युत का सुचालक है, सुचालक मतलब जो विद्युत का जो है अच्छा चालन करता है। कौन करता है? देखिए रबड़ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है क्या? पहली बात तो नहीं होता है। कॉपर में होता है क्या? होता है, लेकिन देखिए 4 ऑप्शन देखना है। कांच में होता है क्या? नहीं होता है। सूखी लकड़ी में होता है क्या? देखिए सूखी लकड़ी में नहीं होता है। अगर लकड़ी गीली होती ना तो बात अलग होती। तो इसमें तो वैसे बचा एक ही है, कॉपर। तो कॉपर विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है ना? जैसे ऐसे देख सकते हो आप, एक ये कोई परिपथ लगा दिया, इसके बीच में यहाँ रबड़ रख दिया, हुआ क्या? नहीं हुआ। फिर कॉपर रख दिया, हो गया। फिर कांच रख दिया, नहीं हुआ। सूखी लकड़ी रख दी, नहीं हुआ ना। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 8वां प्रश्न है आपका, निम्न में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जाए? घर्षण मतलब घिसने से बात हो रही है ना, जिसमें घर्षण उत्पन्न, रगड़ने से उत्पन्न होने वाला आवेश। प्लास्टिक का पैमाना, खुला हुआ गुब्बारा, तांबे की छड़ या ऊनी वस्त्र। किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया? आवेश मतलब उसमें आवेश जो है उत्पन्न नहीं किया जा सकता घर्षण के द्वारा आसानी से। देखिए प्लास्टिक का पैमाना लो, प्लास्टिक के पैमाने लो, उनको आपस में रगड़ो तो घर्षण उत्पन्न हो जाएगा। दो गुब्बारे लो, उनको आपस में रगड़ो तो उनमें घर्षण उत्पन्न हो जाएगा। उनको आप छोड़ोगे तो वो चिपक जाएंगे, कहीं ना कहीं दीवार के चिपक जाएंगे। ऊनी वस्त्र भी ऐसे घर्षण उत्पन्न होने से वो घर्षण उत्पन्न आवेशित हो जाते हैं, जबकि तांबे की छड़ जो है नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तांबे की छड़ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। क्या कहता है आपका प्रश्न? देखते हैं। चाक्षुष विकृति। चाक्षुष विकृति मतलब जिनकी विकृति जो है खराब होती है ना, चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति किस विधि से अक्षरों की पहचान कर सकते हैं? चाक्षुष विकृति यानी देखने वाली विकृति जो होती है ना, वो युक्त व्यक्ति उनकी विकृति हुई है उससे संबंधित, तो किस विधि से अक्षरों की जो पहचान कर सकते हैं? बताओ। सुनकर, केवल बोलकर व सुनकर, ब्रेल लिपि। तो देखिए इसका सबसे बेस्ट आंसर तो क्या आएगा? आपकी ब्रेल लिपि आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ब्रेल लिपि। लेकिन सुनकर भी वो सीख सकते हैं, लेकिन बेस्ट आंसर यहाँ पे ब्रेल लिपि है ना। ब्रेल लिपि में सब कुछ सिखाया जाता है, क्योंकि चाक्षुष विकृति है तो बोल तो सकते ही हैं। अगर देखिए अगला प्रश्न है, आग बुझाने में उपयोग ली जाने वाली गैस। आग बुझाने में उपयोग ली जाने वाली गैस कौन सी है ना? इसके अंदर आपको बताना था, और आपको पता है कि मैंने बताया भी था। आग बुझाने के लिए, देखिए आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? देखिए ऑक्सीजन तो आग जलाने में सहायक है ना, नाइट्रोजन भी है,
हीलियम भी है, ये सारी आग जलाने। हीलियम जो आपको पता है ना, मैंने बताया था जो सूर्य जो है वो एक आग का गोला है, इसमें हाइड्रोजन है और हीलियम जो परस्पर नाभिक मिलके जो है ना निर्माण होता है, फिर सारी आग वो निकलती है वो धीरे धीरे ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, देखिए जल आग बुझाने उपयोग में ली जाने वाली गैस है। एक तो आप कहोगे एक पेट्रोल वाली गैस होती है, पेट्रोल से लगी हुई आग है ना, पेट्रोल से आग लग जाती है, उसको हम पानी से नहीं बुझा सकते। क्यों? क्योंकि पानी जो है O2 वो क्या होता है, भारी होता है, जिसके कारण वो नीचे बैठ जाता है और आग ऊपर ऊपर जलती रहती है, फिर तो नहीं बुझेगी ना। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है आग बुझाने में प्रयुक्त होती है। लेकिन यहाँ पे सीधी आग की बात हो रही है, ना कि पेट्रोल वाली आग की। ठीक है, चलिए आगे देखिए। गैस का पूछा है तो गैस दे दिए। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण में उपयोग में लाया जाता है? क्योंकि ये उस समय पीडीएफ बनाया था तो अक्सर जो है यहाँ कट चुका है। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण के उपयोग में जो है लाया जाता है? तो देखिए पेट्रोलियम का पूछा है, पेट्रोलियम कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण के उपयोग में लिया जाता है। यहाँ देखिए क्या क्या ऑप्शन थे, पेट्रोल था, प्राकृतिक गैस था, कोक था और कोल तार था। क्या था? यहाँ पे तो था कोक, क्या था? कोक। और यहाँ था कोल तार, है ना। तो देखिए पेट्रोलियम को कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण, सड़क निर्माण में कौन सा सड़क, देखो पेट्रोल काम आता है क्या सड़क निर्माण? नहीं। प्राकृतिक गैस नहीं, कोक नहीं, कोल तार। तो क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोल तार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पे एबीसीडी वाले प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, अब आते हैं बड़े प्रश्न। देखिए क्या कहता है 12वां प्रश्न, रबी की फसल, रबी व खरीफ की फसलों के दो दो उदाहरण दीजिए, ना। देखिए 12 से 21 तक प्रत्येक प्रश्न दो दो अंक के, कितने अंक के? दो दो अंक के आपको प्रश्न मिल जाएंगे। और कितने प्रश्न हल करने? 7 ही प्रश्न हल करने, यानी कितने नंबर के? 14 नंबर का आपको यहाँ पे मीटर मिलेगा। रबी व खरीफ, रबी की फसल और खरीफ की फसल, गेहूं चना ये है रबी की फसल जो कि अभी चल रहे हैं। खरीफ की फसल धान मक्का जो कि अब आगे चलेंगे। वैसे राजस्थान में पानी की किल्लत चल रही है, अभी नहरबंदी चल रही है 72 डेज़ की। जहाँ पे नहर नहीं है उन लोगों को तो इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, लेकिन जहाँ पे नहर है ना वहाँ उन लोगों की जानकारी है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे नहरी इलाका है, तो हमें पता है कि यहाँ पे नहरबंदी चलेगी, है ना, इसलिए चलिए कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा जानकारी आपके साथ साझा कर दी, कोई बात नहीं। देखिए थर्मोप्लास्टिक व थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते? थर्मोप्लास्टिक, देखिए थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक जिसको अपने अलग अलग सांचे में, जो जिस सांचे में डालेंगे उस प्रकार का सांचा जो है वो ले लेगा। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या होता है कि ये मतलब इसकी क्या सेटिंग हो जाती है, क्या हो जाती है, उस सांचे के साथ सेटिंग हो जाती है। एक बार जिस सांचे में डाल दिया ना फिर वो वैसा ही रहेगा, चाहे दूसरी बार जो है किसी भी प्रकार के सांचे में डाल दो ये ऐसा ही रहेगा। देखिए क्या परिभाषा कहती है, प्लास्टिक की ऐसी किस्म नहीं कह सकते, प्लास्टिक ऐसी प्रक्रिया जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाती है, ऐसी प्लास्टिक जो गर्म करने आसानी से विकृत हो जाती है उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। आपको पूरा लिखना है, ठीक है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, जैसे पॉलीथीन। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक की ऐसी किस्म है ना प्रक्रिया जो गर्म करने पर नरम नहीं किया जा सकता, इसे एक ही बार सांचे में डाला जा सकता है, जैसे बेकेलाइट, उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न क्या कहता है आपका? 14वां प्रश्न कहता है कि निम्न गुणों के आधार पर धातु व अधातु का उदाहरण लिखिए। देखिए आपको कुछ गुण बता रहे हैं, वो गुण जो है कौन सी धातु का है, वो गुण कौन सी अधातु का है, ये आपको बताना है। मतलब कमरे के ताप पर द्रव धातु, है ना, कमरे के ताप पर जो द्रव होता है वो होता है Hg। Hg कहते हैं पारे को, किसको कहते हैं? पारे को कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए मिठाई पर पतली परत के रूप में लगाई जाने वाली धातु, इसको क्या कहते हैं? अब अपनी भाषा में कहते हैं अर्क, कहते हैं ना, अर्क लगाया हमने मिठाई पे, क्या लगाया है? अर्क। और अर्क को अपने विज्ञान की भाषा में कहते हैं सिल्वर, क्या कहते हैं? सिल्वर, है ना, सिल्वर। प्रश्न नंबर 3 है सजीवों के श्वसन में काम आने वाली गैसीय धातु। सजीवों के श्वसन में, अब देखिए श्वसन आपको पता है कौन सी गैस से होता है? श्वसन होता है अपने ऑक्सीजन गैस से। कौन सी गैस से? ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से। पटाखों में प्रयुक्त होने वाली अधातु, देखिए पटाखों में जो प्रयुक्त होती है वो होती है अधातु, और अधातु का नाम है सल्फर। देखिए आपको पता है सल्फर जो है अलग अलग प्रकार की, हमने बुक्स आपको पढ़ाई थी आपकी बुक्स के अंदर, जिसमें लाल है ना सल्फर भी होती है और फास्फोरस भी होती है ना, लाल वाली पीली वाली मैंने आपको जो इसके अंदर बताई थी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, क्या कहता है आपका 15वां प्रश्न?
देखिए 15वां प्रश्न क्या कहता है आपको। 15वां प्रश्न, अलैंगिक जनन को परिभाषित कीजिए। देखिए आप प्रश्न जब पढ़ो ना तो प्रश्नों को 2 भागों में या 3 भागों में जितना हो सके ना उतना बांटो, ताकि आपको ज़्यादा समय ज़्यादा लाइनें मिल जाए करने के लिए। देखिए इसमें आप जो है क्या लिख सकते हैं, अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन की परिभाषा क्या लिखेंगे। देखिए हुआ क्या कि प्रक्रिया लिखना था, उसकी जगह किस्म शब्द जो है लिखा गया है उसके अंदर, जो कि गलती हो गई क्योंकि उत्तर तो हमने लिखे हैं ना। देखिए क्या है कि अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है। क्या लेता है, एक ही जीव भाग लेता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। देखिए आप याद ऐसे रख सकते हैं, क्या लिखा, ए, लैंगिक जनन में ए पहले लिखा, ए का मतलब एक, ए का मतलब एक। तो जिस जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, और अलैंगिक जनन जो है उसकी अनेक विधियां होती हैं, जिसमें कितनी विधियां लिखनी है अपनी को, 2 विधियां लिखनी है। तो मुकुलन और द्विखंडन, इसकी जो है 2 विधियां। वैसे आप खंडन लिखना चाहो खंडन लिख सकते हो, है ना। तो इस प्रकार से आप बीजाणु जनन, ये जनन जो है जिस प्रकार का अलैंगिक जनन जो है परिभाषा दे सकते हो, और आप अलग अलग लाइनों में लिख इसको सुंदर तरीके से आप जो है प्रस्तुत कर सकते हो। देखिए प्रश्न नंबर 16, अगला प्रश्न क्या कहता है, घर्षण बल को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों को लिखिए। घर्षण बल, घर्षण बल क्या होता है, किन्हीं 2 वस्तुओं की, जैसे 2 वस्तुओं के आपस में घर्षण के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसे घर्षण बल कहते हैं। और इस घर्षण बल को, जैसे कल कारखानों में मशीनें चलती है, उन मशीनों को प्रभावित करने वाले 2 कारक, उन मशीनों के घर्षण को प्रभावित करने वाले 2 कारक लिखने हैं। तो कौन कौन से, अगर उन मशीनों के बीच में हम स्नेहक तेल लगा देंगे, लुब्रिकेंट्स लगा देंगे, तो घर्षण बल जो है उसके कारण प्रभावित होता है ना, मशीन अच्छी चलने लगेगी। धारा रेखी आकृति प्रदान करने, धारा रेखी आकृति प्रदान कर देंगे तो घर्षण जो है काफ़ी रूप से जो है अच्छा बन जाएगा, तो अपने को फायदा होगा उससे। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, क्या कहता है आपका प्रश्न। देखिए किसी प्रकार की कोई क्वारीज हो, कुछ हो ना दिक्कत, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए अभी जो है समय निकाल के जो है कार्य कर रहा हूँ। ठीक है ना। वैसे आप कह रहे हो तो मतलब आंसर का वीडियो दे रहा हूँ, नहीं तो वीडियो कोई मेरा इरादा नहीं था आंसर वीडियो देने का। पौधा घर प्रभाव, पौधा घर प्रभाव या पौध घर प्रभाव से आप क्या समझते हैं, उस गैस का नाम बताइए जो विश्व उष्णन को बढ़ा रही है। पौध घर प्रभाव मतलब ग्रीन हाउस गैसेज, है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है या ग्रीन हाउस गैसेज जो होती है। पौध घर प्रभाव, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 परत द्वारा उसमें प्रभाव वाली अवरक्त किरणों को प्रग्रहित होने के कारण वायुमंडल गर्म हो जाने से पौधगर प्रभाव कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड विश्व उष्णन को बढ़ा रही है। वो होता क्या है ये पौधगर, मतलब इसमें क्या है कि ये गैसें आती तो हैं, लेकिन वापस जो है यहाँ वायुमंडल में अपनी गैस से उपस्थित होती है, उस कारण से वापस नहीं जा पाती, फिर यहीं घूमती रहती है। तो इस कारण ये होता है। इसको पौधगर प्रभाव क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे जो जो ठंडा वातावरण है वहाँ पे पौधे उगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन वहाँ प्रकाश नहीं पहुँच पाता, तो उस कारण से जो है ये ऐसे कांच के डब्बे या कुछ बना के उनमें उन गैसों को मतलब उसमें रह जाते हैं, ताकि प्रकाश आता तो है लेकिन वापस नहीं जा पाता। इस कारण इसको पौधगर प्रभाव भी कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 18, किन गैसों के पूरे निम्न गैसों के पूरे नाम लिखने हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये 2 ही गैसें हैं और इनके आपको पूरे नाम जरूर पूछेगा, तो ये है ना, पूछ लिए। देखिए LPG और CNG, LPG क्या कहेंगे हम, LPG को कहेंगे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में द्रवित पेट्रोलियम गैस। ध्यान रखिए परीक्षा में दोनों लिखे हैं ना। ठीक है, देखिए अगला CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना। ऐसे याद 2-3 और बोलोगे तो याद हो जाएंगे। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, हिंदी और इंग्लिश में आपको दोनों लिखने हैं। देखिए चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न है, कार्बनीकरण किसे कहते हैं। कार्बनीकरण क्या होता है, तो पहला पॉइंट ये बन गया, कार्बनीकरण कौन से ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो जीवाश्म ईंधन की परिभाषा होगी, नाम लिखिए, तो नीचे आपको नाम भी लिख देने हैं। देखिए कार्बनीकरण देखिए या आए नहीं तो कार्बनी प्लस करण यानी करना, यानी कार्बन का निर्माण करना है। कार्बन का निर्माण किस प्रकार से होता है वो प्रक्रिया बता दोगे तो कार्बनीकरण की परिभाषा हो जाएगी। मृदा के नीचे दबी हुई मृत वनस्पति के उच्च ताप एवं दाब के कारण, देखिए जब भूकंप आया था तो उस कारण जो है यहाँ पे जो पृथ्वी पर वनस्पति थी वो सारी भूगर्भ में दब गई। भूगर्भ में दबने के कारण वहाँ पे उच्च ताप व दाब होता है, उस कारण से जो है कोयले का निर्माण या कार्बन का निर्माण जो है हो गया। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कार्बनीकरण कहते हैं, है ना। देखिए धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तित होने के क्रम को कार्बनीकरण कहते हैं।
अब इस कार्बनीकीकरण के कारण जितने भी भूगर्भ में दबे थे जीव जंतु पेड़ पौधे, उन सारों के जीवाश्म जो है उनसे जीवाश्म जो है उनको निकाल कर उनसे क्या प्राप्त किया गया, ईंधन प्राप्त किया गया, है ना, तेल के रूप में, कोयले के रूप में, उसको कहते हैं जीवाश्म ईंधन। देखिए क्या कहते हैं परिभाषा, जीवाश्म ईंधन, ईंधन जिनका निर्माण सजीव प्राणियों की मृत अवशेषों यानी जीवाश्मों से होता है, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, है ना, इत्यादि लगा सकते हैं आप आगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोई भी दिक्कत हो ना आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, जल की बचत करने के लिए 5 आर से आप क्या समझते हैं? 5 आर से आप क्या समझते हैं ये बताना है आपको। देखिए 5 आर सिद्धांत, इसमें 5 आर जो है लिखने हैं आपको, और 500 आर के जो है आपको अलग अलग नाम जो मैंने बताए थे आपको, वो आपके अलग अलग नाम लिखने हैं, है ना, 500 अलग अलग। एक का नाम है रीयूज, रिकवर, रिसाइकल, रिड्यूज और रीयूज, है ना। तो ये 500 नाम जो है आपको लिखने हैं ना। एक तो हो गया रीयूज, एक रिफ्यूज, रिसाइकल, रिकवर और, है ना, रिड्यूज, ये 5 जो है आपको नाम लिखने हैं। तो ये इसे 5 आर सिद्धांत कहते हैं, आप इसे लिख सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न है, वनोन्मूलन के 2 कारण। वनोन्मूलन यानी वन का उन्मूलन, इसके 2 कारण लिखने हैं। तो वन का उन्मूलन क्यों किया जाता है? कृषि भूमि के लिए, घरों के निर्माण के लिए, कारखानों के निर्माण के लिए, है ना, इस प्रकार जो वनों का उन्मूलन जो है किया जाता है। 2 कारण लिखने, 2 ही लिखने, ज़्यादा आपको आते हैं तो लिखना मत, 2 पूछे तो 2 ही लिखने। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न, 22 से 29 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। प्रश्न संख्या 22 से 29 तक कोई 5 प्रश्न हल करने हैं आपको, ठीक है। देखिए 22वां प्रश्न क्या कहता है आपसे, 22वां प्रश्न कहता है कि जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक का उपयोग से बचिए, इस कथन की पुष्टि कीजिए। आपकी बुक में दिया हुआ है कि जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए, क्योंकि आपके ज्ञानोपयोग से संबंधित जो है 5 नंबर का मैटर पूछा जाता है, तो 3 नंबर का मैटर यहाँ पूछा गया है। जहाँ तक संभव प्लास्टिक मतलब जो आपने पढ़ा है उस ज्ञान का आप उपयोग कैसे कर सकते हैं, वही प्रश्न है। द प्लास्टिक के उपयोग से आपको बचना चाहिए, किस प्रकार से आप प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए और क्यों बचना चाहिए, वो उसके अंदर आपको लिखा हुआ है, आप जो है इसके अंदर आसानी से कर सकते हैं। अगला प्रश्न था 23वां प्रश्न आपका, रीता की बहन के शरीर में आयरन की कमी होगी। किसकी? आयरन की कमी हो गई, और पता है आयरन की कमी से रक्ताल्पता हो जाती है। रीता को अपनी बहन के लिए क्या करने चाहिए? देखिए रीता की बहन के शरीर में आयरन की कमी हो गई है। आयरन की कमी होने से हीमोग्लोबिन का निर्माण, कोशिकीय शोषण, रक्ताल्पता रोग, शरीर पीला होना, थकान के लक्षण होते हैं। इसके लिए रीता की बहन को भोजन में हरी सब्जियां, फल, बाजरा, गुड़ का सेवन करना चाहिए। डॉक्टर की सलाह से आयरन की गोलियां को भी सेवन करना चाहिए, है ना। अब ऐसे बता दें आयरन की कमी से क्या हो जाता है शरीर में, फिर उसको सही करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, बस चल छुट्टी, है ना। 24वां प्रश्न, हमें कागज की बचत क्यों करनी चाहिए? 5 आर सिद्धांत याद रखना। हमें कागज की बचत क्यों करनी चाहिए? ऐसे 2 उपाय बताइए जिसमें हम कागज की बचत कर सकते हैं। 5 आर सिद्धांत से हम कागज की बचत कर सकते हैं ना। ऐसे आपको बताया, आपकी बुक में लिखा हुआ, जैसे मैंने इसलिए लगवाया भी था। 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से विकसित 17 वृक्षों को जो है काटा जाता है। वृक्षों की बचत के लिए कागज की बचत, ये बहुत मतलब पढ़ लेना इसको आप, है ना, वो सेम टू सेम उतारा है मैंने बुक वाला, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा इसमें। देखिए ध्वनि प्रदूषण मानव के स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार हानिकारक है, इसे कम करने के लिए हम क्या उपयोग कर सकते हैं? ध्वनि प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। ध्वनि प्रदूषण अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण बन सकता है। इसे निम्नलिखित समस्या उत्पन्न हो सकती है। अनिद्रा, ध्वनि प्रदूषण का अति तनाव या उच्च रक्तचाप, बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, चिंता, श्रवण शक्ति में कमी, सुनने में अस्थायी व स्थायी। ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के उपाय जो हैं, या कि ध्वनि प्रदूषण को आप कम कैसे कर सकते हैं, ये इसे सीमित कैसे रख सकते हैं, वो उपाय है, ठीक है। ये आप लिख देना। अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न, क्या कहता है? ये 26वां प्रश्न क्या कहता है आपका? 26वां प्रश्न कहता है कि एक बिल्डिंग में आग लग गई। क्या लग गई? आग लग गई। आग बुझाने व आपातकालीन परिस्थिति में आप क्या उपाय कर सकते हैं? तो आग लग गई, उस आग दुर्घटना के कारण क्या नुकसान होगा, कैसे आप जो है उसे बचा सकते हैं, वो प्रक्रिया इसके अंदर आप लिखनी है ना। और मैंने बताया था आग बुझाने के लिए आप कौन सी गैस का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरह। अगला प्रश्न 27वां प्रश्न है। 27वां प्रश्न क्या कहता है आपका? सीएनजी व एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या क्या लाभ है? सीएनजी और एलपीजी, आपको सीएनजी और एलपीजी के लाभ बताए थे मैंने पिछली बार,
उसमें आपको क्या क्या लाभ हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। जैसे इसका उष्मीय मान उच्च होता है, इसका ज्वलनांक उच्च होता है, ये बिना धुएं किए हुए जलती है, इसे जलने में कोई विषैली गैस उत्पन्न नहीं होती, इसको आसानी से भंडारित किया जाए इसको जलाने के लिए, पर अवशेष नहीं बचता है। ठीक है, ये तो जो है इनके जो फायदे हो गए। इनके नुकसान भी है, लेकिन नुकसान यहाँ पूछे नहीं है तो नहीं लिखने हैं। लेकिन नुकसान सबसे बड़ा ये है कि इन पे आग लगने का ज़्यादा खतरा होता है, लेकिन वो सिलेंडर कवर्ड आते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे गैसों में गाड़ियों में भरवाते हैं तो वहाँ भी आग लगने का खतरा रहता है ना, जान माल की हानि हो सकती है। 28वां प्रश्न है, अगला प्रश्न, व्यक्तिगत स्तर पर आप जल प्रदूषण को कम करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? कोई 3 उपाय लिखिए। जल प्रदूषण क्या है आपको पता है, बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया हुआ है, तो ये यहाँ दूसरा बताने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता, सर्दियों में अगर है तो आप बता दीजिएगा। सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि, मतलब सर्दियों में स्वेटर उतारते हैं तो चट चट की ध्वनि आती है। क्यों आती है? क्योंकि वो उस समय आवेश उत्पन्न होता है, आवेश उत्पन्न होने के कारण, घर्षण के कारण ये सब होता है। घर्षण के कारण स्वेटर उतारते समय आवेशित हो जाते, इन आवेशों को एक दूसरे के संपर्क में आने से आकर्षण और प्रतिकर्षण के कारण चट चट की ध्वनि सुना जाती है, साथ ही चिंगारी विधि दिखाई देती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 30 से 33 तक प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न के लिए चित्र 2.5 अंक का है। कितने का? 2.5। एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड, कितने कंपन प्रति सेकंड? 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है। कंपन का आवर्तकाल कितना है? ठीक है, और मानव कर्ण का संरचना का नामांकित चित्र बनेगी। चित्र जो है 2.5 नंबर का होगा। देखिए, एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है। देखिए, तो ये देखिए कितने कंपन? 500 कंपन प्रति सेकंड, है ना। तो हाँ, आंसर करना जिससे कितना बताया था इसमें, 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित ध्वनि उत्पन्न, कंपन का आवर्तकाल कितना है? आवर्तकाल निकालने तो 2 × 10⁻³ प्रति सेकंड, है ना। और ये मानव कर्ण का जो है नामांकित चित्र हो जाएगा, आप इसको देख लीजिएगा। अब देखिए, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? शुद्ध जल होगा तो उसकी पीएच कितनी होगी? 7 होगी। 7 होगी तो वो चालन नहीं करेगा। देखते हैं, यदि नहीं तो चालन बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने का प्रयोग का सचित्र वर्णन कीजिए ना। ये वैसे अभी आपको बेस्ट बताया, वो पूरा प्रयोग करके हम करते हैं, वो तो याद ही रहता है। तो ये आपको बताया था मैंने, फिर बताया शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता। शुद्ध जल का चालन बनाने के लिए अम्ल, क्षार या लवण को जल में मिलाकर उसका विलीन प्राप्त किया जाता है। यदि हम उसके नमक, चीनी या कुछ बूंदे सल्फ्यूरिक अम्ल के मिला दे तो जल विद्युत का चालन करेगा। ये जो इसकी प्रक्रिया है, नमक किसी प्रकार का लवण या कुछ मिला दे तो ये काम हो जाएगा। मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं, क्या आप कमरे की वस्तुओं को देख सकते हैं? क्या आप कमरे के बाहर की वस्तुओं को देख सकते हैं? व्याख्या कीजिए। मानव नेत्र के नामक चित्र बनाइए। अंधेरे कमरे में क्या अंदर देख सकते हैं या नहीं देख सकते? अगर नहीं देख सकते तो क्यों नहीं देख सकते? अगर देख सकते हैं तो क्यों देख सकते हैं? वो सही कारण लिखते हुए आपको यहाँ बताना है, जिसके आप आसानी से बता दोगे। अंधेरे कमरे में रखी वस्तुओं को नहीं देख सकते क्योंकि कमरे में पड़ी वस्तुओं में कोई प्रकाश नहीं पड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रकाश, किसी वस्तु को प्रकाश आएगा फिर ही हम उस वस्तु को देख सकते हैं, ना कि हमारी आंख से निकला हुआ प्रकाश उस वस्तु तक पहुंचेगा तब हम देख सकते हैं। किसी वस्तु पे प्रकाश आएगा तभी हम उसको देख सकते हैं। अब मानव नेत्र का सामग्रिक चित्र बनाना है तो मानव नेत्र का नामक चित्र आप बना सकते हो, है ना। आराम से बना दोगे ना। चलिए, 33वां प्रश्न है, जब हम किसी आवेशित वस्तु को छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है। व्याख्या कीजिए। क्योंकि उसका आवेश जो हमने अंदर आ जाते हैं, सारी पीडीएफ ये जो है उसका आवेश जो है अपने अंदर आ जाता है, उस कारण वो आवेशित खो देती है। और ये एक प्रक्रिया, इसको एक जो चित्र की सहायता से ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तु की पहचान में होता है। तो ये आपको चित्र की सहायता से मैंने बताया था, वैसा आप चित्र बना के उसकी जो है प्रक्रिया पूरी कर सकते हो। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। अगली बार फिर से मिलते हैं, तो आप मुझे बताना नेक्स्ट अभी हमने क्या क्या कर दिया। अभी हमने जो है आपको हिंदी का जो है आपके सारे आंसर दे दिए। अभी साइंस का भी दे दिया, है ना। अभी बच गया संस्कृत का और मैथ का और इंग्लिश का। और आप मुझे बताओगे तो मैं उस अगले वाले का भी डाल दूंगा, नहीं तो अगर उसकी मुझे नहीं लगता कि आपको आवश्यकता होगी। हो सकता है मैथ की आवश्यकता हो सकता है संस्कृत की हो सकता है इंग्लिश की हो। तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपको जो उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज तक के लिए इतना ही। अगली बार फिर से मिलते हैं। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो आज तक के लिए इतना ही। अगली बार फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।